हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत तथा भारत की कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थ्योरी पर आएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के यात्रियों में निम्न में से कौन चीनी यात्री नहीं था, है ना। प्राचीन भारत में जब चीनी यात्री आए थे तो निम्न में से कौन चीनी यात्री नहीं था। इत्सिंग पहला ऑप्शन से, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है ह्वेंगसांग और चौथा है उपरोक्त में से सभी यात्री चीनी थे। तो इसमें कौन नहीं था? मेगास्थनीज चीनी यात्री नहीं था। ये कहाँ से आया था? ये आया था यूनान से, है ना। ये यूनानी नागरिक था, ठीक है। जबकि आपको पता होगा हेंगशांग भी चीनी, एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय आया था भारत, है ना। इसिंग भी एक चीनी यात्री था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज। निम्न अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी पुरा पाषाणकालीन संस्कृति है ना। पुरा पाषाणकालीन संस्कृति है। पहला है आहार या बना संस्कृति, दूसरा है मालवा संस्कृति, तीसरा ऑप्शन से जोरवे संस्कृति, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से सभी। तो ये जो तीनों संस्कृतियां दी गई हैं ये पूरा पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। चारों जो ये तीनों संस्कृतियां पाषाणकालीन संस्कृतियां है ना। अब इनका डिटेल हम देख लेते हैं। आहार या बनास संस्कृति कहाँ पे थी? राजस्थान में थी, है ना। इसके प्रमुख स्थलों को अगर हम देखें तो आहार, बालाथल, गिलुंद, ये कौन से थे? राजस्थान में पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है ना। इस संस्कृति में सबसे जो बड़ी मात्रा में तांबा प्राप्त हुआ है। मालवा संस्कृति कहाँ थी? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में थी ये। इसके अंतर्गत क्षेत्रों को अगर देखें तो कायता, एरन, नौदा टोली क्षेत्र आते। मालवा जो संस्कृति है वो अपनी मृदभांड उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। कौन से? मृदभांड, है ना, बर्तन। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में थी। इसके प्रमुख स्थल थे जोरवे, नेवासा, इनामगांव, देमाबाद प्रमुख स्थल थे, है ना। जोरवे संस्कृति के अंदर एक विशेष बात ये थी कि वयस्क व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैर का जो निचला हिस्सा है काटकर दफनाया जाता था, है ना। इससे क्या पता चला है कि जो जोरवे संस्कृति है वो अंधविश्वासी संस्कृति थी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी थी? आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा एक कांसी में, इसका ऑप्शन पहले प्रश्न देख लेते हैं उसके बाद इसका डिस्कशन करेंगे। पहला है कांसा, दूसरा है सोना, तीसरा है तांबा, चौथा है लोहा। तो इसका सही आंसर है तांबा, है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर कांसा होना चाहिए क्योंकि हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, है ना। कांस्य युगीन सभ्यता थी। परंतु प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न में पूछा कि सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी थी। तो सर्वाधिक मात्रा में तांबा होती थी। इसका हम कारण देखते हैं ऐसा क्यों है। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता थी, परंतु कांसे का निर्माण तांबे और टिन के मिश्रण से होता था, है ना, जिसमें तांबा 88% तक होता था, है ना। और हड़प्पा सभ्यता के पहले ताम्रपाषाण कालीन तांबे की खोज हो चुकी थी व्यापक स्तर पर। तो तांबे और टिन को मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था, है ना। इसलिए सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे तांबा प्रयुक्त होता था, है ना। एक दूसरी बात ये, मतलब एक पॉइंट ये भी है कि जो तांबा प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता था, लेकिन जो प्रयुक्त धातु थी वो तांबा का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए है क्योंकि कांसे का प्रयोग यहाँ पे कांसे निर्मित चीजें आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है ना। तो कालीबंगन पहला ऑप्शन से राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन से गुजरात में, तीसरा ऑप्शन से मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन से उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है राजस्थान में, है ना। राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहां पे कालीबंगन है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है ना। ये घग्गर नदी के बाएं किनारे पर सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच है, ठीक है। कालीबंगा एक पुरातात्विक स्थल भी है ना जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। यहाँ से कच्ची एवं अलंकृत ईंटें हैं के प्रमाण प्राप्त हुए ना। कच्ची और अलंकृत ईंटें के प्रमाण प्रमाण प्राप्त हुए और खेत की जुताई के साक्ष्य भी प्राप्त हुए ना। खेतों की जो जुताई होती है उसके साक्ष्य भी कालीबंगन से
प्राप्त हुए। नेक्स्ट आता है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का प्राथमिक पेशा क्या था, है ना। पहला विकल्प है कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है व्यवसाय और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक पेशा पूछा गया है यहाँ पे, तो प्राथमिक पेशा पशुपालन है ना। जो ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक के बारे में पूछा है ना कि उत्तर वैदिक में, है ना। तो ऋग्वैदिक का जो आर्यों का, ऋग्वैदिक आर्यों का प्राथमिक पेशा पशुपालन था, जबकि कृषि उनका द्वितीयक पेशा था, है ना। आगे जब उत्तर वैदिक काल आता है ना, उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें प्राथमिक पेशा कृषि हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये विशेष बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्न में से कौन त्रिऋण की में नहीं आता, है ना। भारतीय संस्कृति में आपने त्रिऋण के बारे में सुना होगा, ठीक है। पहला विकल्प है देव ऋण, दूसरा विकल्प है ऋषि ऋण, तीसरा विकल्प है पितृ ऋण और चौथा विकल्प है मातृ ऋण। तो मातृ ऋण इसका सही आंसर होगा। मातृ ऋण त्रिऋण में नहीं आता है। त्रिऋण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है देव ऋण, है ना, जो भगवान के प्रति किया जाता है। ऋषि ऋण जो हमारे गुरुओं के प्रति किया जाता है। और पितृ ऋण जो पिताजी का ऋण हमको चुकाना पड़ता है, मतलब एक तरह से ये ऋण माना जाता है ना। तीन ऋण हमारे जीवन में होते हैं, देव ऋण भगवान का ऋण, ऋषि ऋण हमारे गुरुओं का ऋण और पितृ ऋण, है ना, पिताजी का ऋण। मातृ ऋण इसमें शामिल नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित महाअष्ट उद्यान, है ना। अष्ट महास्थान ना, बौद्ध धर्म में 8 महान स्थान हुए जो बौद्ध धर्म के एक विशेष प्रतीकों के रूप में जाने जाते हैं। तो उनमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। पहला विकल्प है लुम्बिनी, दूसरा विकल्प है सारनाथ, तीसरा है सांची, चौथा है संकीसा, ठीक है। तो सांची इसमें नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब मैं सांची में भी देखो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, लेकिन महाअष्ट स्थान, है ना, 8 महान स्थान बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, उसमें सांची नहीं आता है। तो 8 स्थान कौन कौन से? लुम्बिनी, लुम्बिनी में यहाँ गौतम बुद्ध जो बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बोध गया, बोध गया है। दूसरा यहाँ बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ है, यहाँ बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। कुशीनगर है, यहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। श्रावस्ती है, बुद्ध ने यहाँ अधिकांश समय बिताया और उपदेश दिए थे। संगीसा है, बुद्ध ने यहाँ स्वर्ग से धरती पर वापसी की थी। राजगृह, बुद्ध ने यहाँ वेणुगण में समय बिताया था। और वैशाली, बुद्ध ने यहाँ समय बिताया और उपदेश दिए थे, है ना। तो ये 8 स्थान है जो अष्ट महास्थान के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सम्राट अशोक के वृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है? पहला विकल्प है 13, दूसरा विकल्प है 14, तीसरा विकल्प है 8, चौथा विकल्प है 10। तो इसका सही आंसर है 14 वृहत शिलालेख थे जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए, है ना। तो 14 प्रमुख शिलालेखों के बारे में पढ़ लेते हैं कि उनमें क्या क्या लिखा है। पहला शिलालेख है, उसमें लिखा है पशु बलि और पशु बलि पर प्रतिबंध की बात कही गई है ना। पशु बलि और उत्सव पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। दूसरा सामाजिक कल्याण के उपाय बताता है। तीसरा है ब्राह्मणों को सम्मान के बारे में बताता है। चौथा रिश्तेदारों, बुजुर्गों, जानवरों के लिए विचार करने के लिए शिष्टाचार बताता है। पांचवा धम्म महामात्रों या महामंत्रों और उनके कर्तव्यों की नियुक्ति के बारे में बताता है। छठा प्रशासन में कुशल संगठन की आवश्यकता को बताता है। सातवां सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की आवश्यकता पर बल देता है। आठवां धम्म यात्रियों की प्रणाली बताता है। नौवां व्यर्थ समारोह और अनुष्ठानों पर हमला करने के, मतलब एक तरीके से इनका विरोध करने के बारे में बताता है। 10वां युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय के बारे में बताया गया है ना। 11वां धम्म नीति की व्याख्या करता है। 12वां सभी धार्मिक संप्रदायों में सहिष्णुता की प्रार्थना करना। 13 है जो कलिंग युद्ध 5 समकालीन ग्रीक राजाओं का उल्लेख इसमें मिलता है। और 14वां है धार्मिक जीवन को गति देने के लिए प्रेरणा प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, है ना। तो गुप्त वंश जो 319 ईस्वी में आया था, है ना। इसके ऑप्शन है पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है इनमें से कोई। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, है ना। कभी कभी लोग इसे चंद्रगुप्त से भी कंफ्यूज करते हैं, परंतु चंद्रगुप्त को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ना कि संस्थापक, ठीक है। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, है ना। श्रीगुप्त के बाद
घटोत्कच ने इस वंश पर शासन किया था। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना, ठीक है, जिसने 319 ईस्वी में अपने गद्दी पर बैठा और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की, है ना। परंतु अगर सीधा सा प्रश्न पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर श्रीगुप्त होगा। हाँ, अगर ये पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होगा, तो फिर आप चंद्रगुप्त प्रथम को आंसर लगाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, नूर सिपीहर के लेखक कौन है ना। तो नूर सिपीहर एक किताब का नाम है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन से अमीर खुसरो, तीसरा है उतबी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने नूर सिपीहर की रचना की है ना। ये दिल्ली सल्तनत के एक प्रसिद्ध कवि, संगीतकार और लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की संख्या 16 थी, है ना। 16 महाजनपद हुए थे, ठीक है। उनमें अगर हम देखें तो मगध, कोसल, अवंती, वश्य, कुरु ये प्रमुख है ना। इनका अगर उल्लेख हम देखें तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र, है ना। जैन धर्म का आगे दिया होगा, नहीं दिया है ना। जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है, इनमें इसका वर्णन मिलता है ना, भगवती सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अच्छा, सांची का जो स्तूप है, सांची कहाँ पे, सांची मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, है ना। कब बनवाया था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया था। और यह बौद्ध धर्म के प्रचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस धातु की सबसे अधिक मूर्तियां मिली है। तो गुप्त काल में कांसे की सबसे अधिक मूर्तियां मिली है। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है ना। इस काल में कांस्य से बनी बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां प्रसिद्ध रही है। विशेषकर सारनाथ और मथुरा की कांस्य मूर्तियां प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो अजंता की गुफाएं सामान्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, सामान्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। और ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसमें जो चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। नवरत्न किसके दरबार में थे। तो नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, है ना, इनके दरबार में नवरत्न थे। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। तो बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के अंतर्गत हुआ था, है ना। बुद्ध का जन्म शाक्य वंश, जो इसका आंसर हो जाएगा शाक्य कौन सा है, बी इसका आंसर हो जाएगा। जो कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में है। इनके पिता शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। अजंता चित्रकला का स्वर्ण काल किस काल में था, है ना। तो अजंता जो चित्रकलाएं थी, गुप्त काल का जो पीरियड है, इसमें इसको स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है ना। अजंता की गुफाओं में बनी भित्ति चित्रकला का उत्कर्ष गुप्त काल में हुआ, है ना। इनमें जातक कथाओं का जीवंत चित्रण मिलता। ऑप्शन बी गुप्त काल इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इलाही संवत किसने प्रारंभ किया था। देखो, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था, अकबर ने चलाया था दीन इलाही धर्म, है ना। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म, ठीक है। तो इलाही संवत उसी से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दीन इलाही धर्म या इलाही संवत अकबर ने प्रारंभ किया था। कब किया था, 1583 में किया था, है ना। यह संवत अकबर के राजतिलक वर्ष 1586 को आधार बनाकर प्रारंभ किया गया था। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है, भरत मुनि ने की, है ना। नाट्य शास्त्र भारतीय रंगमंच और नृत्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता भरत मुनि है। इसमें नाट्य कला, संगीत, नृत्य के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है, ठीक है। अब हमारा थ्योरी वाला सेक्शन आ जाता है ना। थ्योरी हम सेक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें आपको, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए प्राचीन, मध्यकालीन और भारत की कला संस्कृति के बारे में, है ना। तो सबसे पहले अगर हम मोटे स्तर पर देखें तो देखो, ताम्रपाषाण काल की बहुत सारी चीजें आती, नवपाषाण, प्राचीन, पुरापाषाण, है ना। तो हम उसको ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट हड़प्पा सभ्यता पर आ रहे हैं, जो 1350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक थी। तो सबसे पहले ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी,
नगरीकृत सभ्यता थी, जल निकास और जल संरक्षण से युक्त सभ्यता थी। इसका भौगोलिक विस्तार देखें तो उत्तर में माडा जो उत्तर प्रदेश जो जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर पूर्व में जो उत्तर प्रदेश में, देमाबाद दक्षिण में जो महाराष्ट्र में अवस्थित है, और सुत कांगेर और जो पश्चिम इसका विस्तार था वो पाकिस्तान में अवस्थित है ना। इतनी डिटेल हमको याद रखनी है। फिर उसके बाद वैदिक संस्कृति आ जाती है 1500 ईसा से 600 ईसा पूर्व तक। इसकी विशेषताओं को अगर देखें तो वैदिक संस्कृति का आधार जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में मिलता है ना। इसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी तक था, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। अगर सामाजिक व्यवस्था देखें वैदिक काल की तो जाति व्यवस्था थी, परिवार प्रधान इकाई थी, है ना। स्त्रियों को भी यज्ञ, हवन और शिक्षा का अधिकार था। धार्मिक जीवन अगर देखें तो प्रकृति पूजा, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे देवता थे। यज्ञ और हवन को महत्व दिया जाता था। मूर्ति पूजा नहीं थी। देखो मंदिर निर्माण शैली गुप्त काल से प्रारंभ होगी जो मैं आगे बताऊंगा। आर्थिक जीवन देखें तो कृषि और पशुपालन था, है ना। जैसे पशुपालन प्राथमिक पेशा जो कब था, पशुपालन प्राथमिक पेशा वैदिक काल में था, है ना। जो हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं, है ना। कृषि कब बना प्राथमिक पेशा, उत्तर वैदिक काल में कृषि को प्राथमिक पेशा अपनाया गया, है ना। गाय संपत्ति का मुख्य स्रोत था। लोहा और धातु का उपयोग बढ़ने लगा था। फिर इसके बाद कौन सा काल आता है, महाजनपद काल आता है जो 600 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक। इसकी विशेषताओं को अगर देखें तो वैदिक काल के बाद गंगा घाटी और अन्य क्षेत्रों में 16 महाजनपद उभरे थे, है ना। महाजनपद देखो 3 स्तर पर बनाता है। पहले तो जन होते थे जो सबसे छोटी इकाई थी, फिर जन से मिलकर जनपद बना, फिर जनपद से मिलकर महाजनपद का निर्माण हुआ, मतलब एक बड़ा राज्य का निर्माण हुआ। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है ना। पहली बार श्रेणियों का भी इसमें गठन हुआ। श्रेणी मतलब संगठन। शासन व्यवस्था राजतंत्र प्रधान थी, परंतु कुछ महाजनपद में गणराज्य भी थे, जैसे वज्जी गणराज्य। बौद्ध और जैन धर्म का उदय इसी समय हुआ, है ना। बौद्ध और जैन धर्म का अगर उदय हम देखें तो जब ब्राह्मण धर्म में एक तरह से छुआछूत जैसी स्थितियां बढ़ गई, या ब्राह्मण धर्म से लोग अलग हटने का प्रयास करने लगे, तो फिर बौद्ध और जैन धर्म के उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ, है ना। इस काल में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ। यज्ञ प्रधान वैदिक धर्म के विरुद्ध सरल धर्म का विकास हुआ। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में वहां हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन थे जो शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम महामाया था। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। ज्ञान प्राप्ति दे बोधि वृक्ष जो गया बिहार में है, वहां पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनका निधन कुशीनगर में हुआ जो उत्तर प्रदेश में है। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को हम देखें तो इसमें 4 आर्य सत्य बताए गए। कौन कौन से, पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण तृष्णा है, तीसरा है तृष्णा का अंत भी दुख का अंत है, और दुख की मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। बौद्ध धर्म की अगर विशेषताओं को देखें तो सबसे पहले ये मध्यम मार्ग है, ना तो ज्यादा रिजिड है ना ही ज्यादा सिंपल है। अहिंसा पर बल देता है, यज्ञ, बलि, वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है, आत्मा और ईश्वर की अवधारणा का जो है खंडन करता है, करुणा और मित्रता या मैत्री पर प्रचार करता है ना। इसके अगर ग्रंथों को देखें तो पाली भाषा में त्रिपिटक है, जिसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। नेक्स्ट आता है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, है ना। पहले ऐतिहासिक स्तर पर भी जैन धर्म चलता था, लेकिन एविडेंस के रूप में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर को महावीर स्वामी के रूप में माना जाता है। ठीक है। पहले भी 23 तीर्थंकर हुए, है ना। पौराणिक जो कथा है उनमें माना जाता है। जन्म इनका कुंडलग्राम जो वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में कर दिया था। केवल्य ज्ञान, जिसे तरह से मोक्ष की, इनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई। इनका निर्वाण पावापीरी जो बिहार में एक जगह है वहां हुआ। इनके अगर हम सिद्धांतों को देखें
तो इसमें पंच महाव्रत है जो साधुओं के लिए होते हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय जिसे चोरी ना करना कहते हैं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मतलब संपत्ति का त्याग, ग्रह न करना। लौकिक जीवन के लिए छोटे अनुव्रत होते हैं जो गृहस्थ लोगों के लिए होते हैं, है ना। इसमें त्रिरत्न क्या उदाहरण थी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म की अगर विशेषताओं को देखें तो कठोर तप और संयम पर बल दिया गया, पूर्ण अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया गया, कर्म सिद्धांत में विश्वास पैदा किया गया, आत्मा की शुद्धि पर बल, आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया गया, है ना। जैन धर्म में जो साहित्य होता है उसे अगम कहा जाता था या आगम कहा जाता था, ठीक है। ये इसकी तुलनाएं आप देख सकते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस तरह की समानता असमानताएं हैं आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बाद जो अभी हमने चीजें देखी उसमें अगला जो सेक्शन आता है मौर्य काल आता है ना। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य काल था। ये भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रमुख शासक को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। मगध में सिकंदर के गवर्नर सेल्यूकस को हराया था। चाणक्य जिसे कौटिल्य कहते हैं उनका प्रमुख मंत्री था, है ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपने सुना होगा, है ना। नेक्स्ट आता है बिंदुसार जो 298 से 273 ईसा पूर्व तक था, है ना। साम्राज्य का विस्तार इन्होंने दक्षिण भारत तक किया, है ना। यूनानी इतिहासकार ने इसे अमित्र घात की संज्ञा दी। फिर आए अशोक महान जो 273 से 232 ईसा पूर्व तक था। इसे सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बुद्ध धम्म का प्रचार किया, धम्म नीति का प्रचार किया। अशोक स्तंभ और शिलालेख इन्होंने बनवाए। विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, है ना। प्रशासन को देखें तो केंद्र में राजा सर्वोच्च होता था। मंत्री परिषद होती थी जिसमें अमात्य महामात्य जैसे मंत्री होते थे, है ना। मौर्य काल में अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ आया। किसने लिखा अर्थशास्त्र? कौटिल्य ने लिखा। आर्थिक व्यवस्था को देखें तो कृषि आधारित है। व्यापार के लिए सड़कों और जलमार्गों का विकास हुआ। सिक्का प्रचलन। कला और संस्कृति में देखें तो स्तूप, स्तंभ, गुफाएं बनी। सांची का स्तूप, अशोक स्तंभ इसमें निर्मित हुए। मौर्य काल के बाद आता है मौर्योत्तर काल जो 185 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक था। मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में कई देशी और विदेशी राजवंशों का उदय हुआ। इस काल में भारत की राजनीतिक रूप से भारत खंडित हो गया और कई छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए, जैसे शुंग वंश जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने पाटलिपुत्र राजधानी बताई थी, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने यवन आक्रमणों का सामना किया था, है ना। इस वंश में भरत मुनि ने अपना नाट्य शास्त्र लिखा था, ठीक है। इसका अंतिम शासक देवभूति था, ठीक है। उसके बाद कण्व वंश आता है जिसका संस्थापक वसुदेव था, ठीक है। फिर आता है सातवाहन वंश जो दक्षिण भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। इसका संस्थापक सिमुक था। सर्वश्रेष्ठ शासक देखा जाए तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, है ना। और ये सामाजिक मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है। नेक्स्ट आता है चोर, चेल और पांड्य जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत में अवस्थित था, ठीक है। संगम साहित्य के अनुसार इन राज्यों का वर्णन मिलता है। संगम सभाओं का आयोजन हुआ था, है ना। दक्षिण भारत में व्यापार, संस्कृति और साहित्य के उत्कर्ष का काल ये कहा जाता है। शक आए थे जो ईरान से आए थे भारत में, ठीक है। ये भी बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। पार्थियन जिसे पहल कहते हैं मध्य एशिया से आए थे। इनके प्रमुख शासक को देखें तो गोंडो फर्नस थे, ठीक है। कुषाण वंश 78 ईसा से 250 ईसा तक था। मूल रूप से यूची जाति के थे। इसके संस्थापक कड़फिसेस थे। सर्वश्रेष्ठ शासक कनिष्क था जो 78 ईसा में शासक बना था। इनकी राजधानी पुरुषपुर, पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान में वो थी। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध महासभा आयोजित की गई थी, है ना। गांधारी कला का विकास हुआ था। कनिष्क ने सोने चांदी के सिक्के चलवाए थे, है ना। मौर्योत्तर काल की अगर विशेषताओं को देखें तो भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। विदेशी शासकों का प्रवेश एवं स्थानीकरण हुआ था। बौद्ध धर्म और गांधारी कला का उत्कर्ष हुआ था। व्यापारिक मार्ग, सिल्क रूट का विकास हुआ था। विदेशी मुद्राओं का प्रचलन हुआ था। संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य का विकास हुआ था, है ना। इसके बाद आता है गुप्त काल जो भारत का एक
भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है ना। कब से कब तक था? 319 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक ये था, है ना। इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। महत्वपूर्ण शासक अगर देखें तो घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था और गुप्त साम्राज्य का इसने विस्तार किया था। चंद्रगुप्त प्रथम भारत का नेपोलियन की इसको संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसने गुप्त साम्राज्य को काफी फैलाया। समुद्रगुप्त सॉरी समुद्रगुप्त को भारत का, यहाँ पे एक चीज गलत है। जो चंद्रगुप्त प्रथम है इसे भारत का नेपोलियन नहीं कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन है, दक्षिण और उत्तर भारत में विजयी अभियान इसने चलाया था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शक शासकों का अंत, उज्जैन की दूसरी राजधानी बनाई, कालिदास, वराहमिहिर और अमर सिंह जैसे विद्वान इसमें शामिल थे। ठीक है। ये इनकी जो गुप्त काल की प्रमुख प्रशासन के बारे में बताया गया है, धर्म के बारे में बताया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। जैसे राजा सर्वोच्च था, ठीक है, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, है ना, नगर अध्यक्ष होते थे, धर्म हिंदू धर्म का इसमें पुनरुत्थान हुआ था, बौद्ध और जैन धर्म को भी इसमें संरक्षण प्राप्त हुआ था, मंदिर निर्माण की परंपरा इसमें प्रारंभ हुई थी। ठीक है। कला संस्कृति को मैं कला संस्कृति का आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें भी इसमें संबंधित कला संस्कृति आएगी। जैसे मूर्ति निर्माण प्रारंभ हुआ था, मंदिर निर्माण हुआ था, चित्रकला, साहित्य, है ना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब इसीलिए तो इसे स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल को। विज्ञान और गणित में भी काफी विकास हुआ था। आर्यभट्टम पाई का मान, धरती गोले बताया था आर्यभट्ट ने। वराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी थी, खगोल और ज्योतिष के बारे में बताया था। धन्वंतरि ने आयुर्वेदाचार्य की रचना की थी। अर्थव्यवस्था को देखें तो स्वर्ण स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ था। कृषि, व्यापार और शिल्प का उत्कर्ष हुआ था। समाज अगर देखा जाए तो ये एक तरह से नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिखाई देता जाता है। वर्ण व्यवस्था यहाँ पे कठोर थी, स्त्रियों की स्थिति इसमें सीमित थी, है ना, मतलब स्त्रियों की स्थिति थोड़ी कमजोर थी। इसलिए कभी कभी इसको ये कहा जाता है कि जो गुप्त काल है वो उसे स्वर्ण काल नहीं कहा जाना चाहिए। परंतु एक वृहद स्तर पर देखा जाए तो इतना आर्थिक यहाँ पे इतना आर्थिक और जो मन वैज्ञानिक विकास हुआ था, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ था, उस संदर्भ में इसको स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। शिक्षा का भी काफी प्रसार हुआ था, जैसे नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन जैसे विश्वविद्यालय यहाँ पे उज्जैन इनमें विश्वविद्यालय बने थे या शिक्षा के केंद्र बने थे। इसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल, इसको हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।